हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का हमारा 6ठा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 5 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। बाकी के 5 पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप। फिर हमने पढ़ा था नदी के कार्य, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इरोजन यानी कि अपरदन। फिर पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। फिर पढ़ा था हमने निक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। फिर हमने पढ़ा था नदी घाटी के प्रकार पढ़े थे हमने कि देखिए नदी घाटी के अक्सर 3 आपको टाइप्स देखने को आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा अपर रीजन। देखिए अपर रीजन के अंदर जो लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है वो अलग तरीके का होता है। फिर हमने पढ़ा था मध्यवर्ती यानी कि मिडल रीजन। मिडल रीजन के अंदर भी आपको अलग टाइप की स्थलाकृतियाँ यानी कि अलग टाइप के आपको लैंडस्केप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था नदी घाटी के निचले भाग, यानी कि जो रिवर का जो सबसे लोअर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भूम जल को, यानी कि ग्राउंड वाटर को। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्राउंड वाटर। देखिए भूम जल क्या होता है, वो पानी जो ज़मीन के नीचे बहता है हम उसको क्या बोलते हैं, भूम जल बोलते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर बोलते हैं। चलिए फिर आइए इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं और जानते हैं कि ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए फिर देखिए, जब वर्षा होती है तो उसका कुछ भाग नदियों के रूप में समुद्र के रूप में पहुंचता है, तो कुछ भाग का वाष्पीकरण हो जाता है, तो कुछ भाग चट्टानों की दरारों में से होकर धरातल के अंदर समाहित हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर नॉर्मल वे में समझे कि भाई पानी का चक्र किस तरह से काम करता है। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले होती है वर्षा, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्षा है यानी कि ये जो जल का जो एक तरह का जो स्रोत है, ये जल किस तरह से समुद्र में पहुंचता है। देखिए वर्षा सबसे पहले आती है कहाँ पर, नदियों में आती है ना। अब देखिए जो नदियों का जो पानी है वो डायरेक्टली किस तरफ बहता है, ये डायरेक्टली जाता है समुद्र की ओर, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल रही है कि भाई जो वाटर बॉडी के अंदर जो पानी की जो मात्रा जो बढ़ती है उसका बढ़ने का पहला कारण क्या होती है, वर्षा, ठीक है। फिर बाकी के जो बचा हुआ जो पानी होता है उस पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण आप जानते होंगे कि जैसे कि लिक्विड का, ठीक है, जब लिक्विड किसके अंदर ट्रांसफ़र होती है, जब ये वेपर के अंदर यानी गैस के अंदर जब ये ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया वर्षा हो गया। फिर हमने कहा कि भाई वाष्पीकरण से भी पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट भाग है, जब पानी कुछ मात्रा पानी की जब बच जाती है तो फिर वो ज़मीन के नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। अब ये ज़मीन के नीचे किस तरह से पहुंचती है, देखिए जो हमारी जो चट्टानें होती है उसके अंदर क्या होती है, दरार होती है। दरार बोले तो इसके अंदर कुछ क्रैक्स होते हैं। इन्हीं क्रैक्स के अंदर से पानी ज़मीन के नीचे यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। और जब ये पानी जब ये इस ज़मीन के नीचे पहुंचता है तो इसी पानी के भाग को हम क्या बोलते हैं, इसी पानी के भाग को हम बोलते हैं भूमजल यानी कि ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और देखिए जब ये पानी जब इस ज़मीन के नीचे जब ये जाकर के स्टोर होता है तो इसी की ही हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कुएँ खोदते हैं, ठीक है। और साथ में हमारा जो वाटर पंप जो हम जो यूज़ करते हैं वो भी कुछ इसी पानी के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए फिर अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो भूम जल है, देखिए भूम जल धरातल के अंदर असमान मात्रा में है। देखिए होता क्या है कि पानी की जो मात्रा है, पानी ही नहीं आप किसी भी मिनरल को ले लीजिए, कोई भी मिनरल या फिर कोई भी संसाधन ज़मीन में एक जैसी क्वांटिटी में या एक जैसी मात्रा में हर जगह नहीं है। होता है क्या कि कहीं पर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है ना, और कहीं पर इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है, इसका कारण क्या है,
ठीक है। अगर मैं इसके कारण की यहाँ पर बात कहूँ तो इसका जो पहला जो कारण है वो है सरंध्र शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरस रॉक। ठीक है, देखिए चट्टानें दो तरह की होती हैं। पहली तरह की जो चट्टान होती है जिसको हम बोलते हैं पोरस रॉक। पोरस रॉक के अंदर होता क्या है, इस पत्थर के अंदर बहुत सारी ना दरारें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर क्रैक्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो चट्टानें होती है वो पानी को ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली चट्टानें होती हैं। क्या होती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब। तब इस तरह की चट्टानें जब बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, इसके अंदर दरारें होती है जिसके अंदर पानी यहाँ पर स्टोर होता रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है, आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर किसी जगह पर अगर पोरस रॉक की अगर मात्राएं अगर बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ की जो ज़मीन होगी, वहाँ की ज़मीन पोरस रॉक से घिरी होगी, तो वहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की जो शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी खासी मात्रा में ग्राउंड वाटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई किसी जगह पर मान के चलिए पॉइंट ए पर यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर ग्राउंड वाटर की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या होगा कि वहाँ पर पोरस रॉक होंगे। ठीक है, यानी कि पोरस का तो मतलब ही होता है बहुत सारे छेद, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अरंध्र शेल, जिसका मतलब होता है नो पोरस रॉक। ठीक है, अब देखिए इस तरह की जो चट्टानें होती है ना, इस तरह की चट्टानों के अंदर बिल्कुल भी छेद नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी छेद नहीं होते, जिसके कारण इन तरह की चट्टानें पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अब जब इस तरह की चट्टानें जब पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पानी होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि भाई आप मुझे बताइए कि धरातल के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर पानी इतना असमान मात्रा में क्यों है, तो आप इसका रीज़न देंगे कि इसके दो तरह के रीज़न हैं। पहला है पोरस रॉक और दूसरा है नो पोरस रॉक। ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं, हम पोरस रॉक और नो पोरस रॉक के कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पोरस रॉक यानी कि वो चट्टानें, वो पत्थर जो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो है चौक, फिर आता है बलुआ पत्थर, फिर आता है चूना पत्थर। इस तरह के प्रकार के जो चट्टानें होंगी ये पानी को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का यहाँ पर ये काम करती हैं। चलिए फिर देख लेते हैं नो पोरस रॉक के एग्जांपल देख लेते हैं। एक है हमारा नीस और एक है हमारा ग्रेनाइट। इस तरह की जो चट्टानें होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होती। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल प्रवणता संतुलन के कारक के रूप में, यानी कि इंग्लिश में क्या है, अंडरग्राउंड वाटर एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। चलिए समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। नदियों की तरह भूमिगत जल भी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप का कार्य करता है, परंतु इसकी प्रक्रिया नदी के कार्य से अलग है। देखिए होता क्या है कि देखिए जो जिस तरह से नदी, मैंने आपको पिछले टॉपिक से मैंने आपको पढ़ाया था कि नदी किस तरह से इरोजन का काम करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं और वो निक्षेप यानी कि डिपोजिशन का भी काम करती हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ अपर्दन क्या होता है। देखो नदी करती क्या है कि सबसे पहले चट्टानों को, बड़ी सी चट्टानों को तोड़ने का काम करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देती है। तो तोड़ने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन। ठीक है, जब ये चट्टान जब छोटे छोटे कंकड़ों में टूट जाएगी, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन करना आसान है। तो नदी इन छोटे छोटे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जो इसका तीसरा काम है, जब नदी की पावर कम हो जाती है, ठीक है, जब नदी की शक्ति कम हो जाती है तब क्या करती है, तब नदी अपने साथ इन छोटे छोटे कंकड़ों को, पत्थरों को ये और ज़्यादा परिवहन नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में नदी इन छोटे छोटे पत्थरों को डंप करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इस डंप करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निक्षेप बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन।
अब आपको समझ में आ गया होगा अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। तो देखो नदी जिस तरह से काम करती है, पदार्थों को पहले तोड़ती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन करती है, फिर इसको डिपॉजिट करती है, लेकिन नदियों की तरह भूमिगत जल इस तरह का काम नहीं करता। और ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए पानी के अंदर क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और इस तरह की जो पावर है वो भूमिगत जल में नहीं होती। जैसे कि आपको पता है भूमिगत जल आता कैसे है, वो इन छोटे छोटे दरारों में से, इन छोटे छोटे छेदों में से वो पानी रिस के आता है ना। वो पानी कैसे आता है? बूंद बूंद आता है या फिर रिस के आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन भूमिगत जल भी अपर्दन का भी कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और डिपोजिशन भी करता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग है। अब देखिए वो प्रक्रिया क्या है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया अलग है। जिन प्रदेशों में भूमिगत जल सक्रिय होता है उन्हें कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। देखिए जिन प्रदेशों के अंदर भूमिगत जल क्या होता है? सक्रिय होता है। सक्रिय बोले तो यानी कि वो वहां पर अपर्दन का भी कार्य कर रहा है, परिवहन भी कर रहा है और निक्षेपण भी कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर एक तरह का एक लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है। और उस लैंडफॉर्म को, उस स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं? कार्स्ट प्रदेश हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि अपर्दन भी करता है, परिवहन भी करता है, लेकिन किस तरीके से करता है? तो देखिए ये करता है रासायनिक प्रक्रिया से, ठीक है। जो भूमिगत जल है वो ये तीनों काम करता है कौन सी प्रक्रिया से? रासायनिक प्रक्रिया से। आप धीरे धीरे करके समझोगे कि रासायनिक प्रक्रिया से किस तरह से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर एक शब्द की बात कर रहे थे, कार्स्ट प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि कार्स्ट प्रदेश, ये जो कार्स्ट वर्ड है ये निकला कहाँ से है? देखिए कार्स्ट नाम युगोस्लाविया के एडियाटिक तट पर स्थित इसी नाम के एक क्षेत्र से लिया गया। तो देखिए जो कार्स्ट जो वर्ड है एक युगोस्लाविया एक जगह का नाम है। इस जगह के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है एडियाटिक तट। इस एडियाटिक तट के नाम पर कार्स्ट वर्ड यहाँ पर निकला है, ठीक है। चलिए फिर, यह चूने के पत्थर से निर्मित है और यह प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। चलो मैं आपको यहाँ पर कास्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो आपके सामने ये जो इमेज आपको दिख रही है ये, इसे हम बोलते हैं कास्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो कास्ट है इसको बनने के लिए ना कुछ कंडीशन चाहिए। देखिए ये कास्ट बनते किससे हैं? ये भूमिगत जल से बनते हैं। किससे बनते हैं? भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर से बनने के लिए मैंने अभी आपको कहा था कि इसके अंदर जल की तो शक्ति इतनी है ही नहीं। तो ये बनते कैसे? ये बनते हैं आपकी रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं। अब देखिए रासायनिक प्रक्रिया के होने के लिए कुछ हमें चीज़ें चाहिए। जैसे कि जो चट्टानें हैं, चट्टानों का गुण कैसा है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये जो इमेज है ये बनी कैसी होगी, ये लैंडफॉर्म बना कैसे होगा। देखो ये जो पूरी जगह है ये होगी चूने पत्थर से बनी हुई, ठीक है जी। ये बनी होगी चूने पत्थर से। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो चूना पत्थर होता है वो पानी के कांटेक्ट में आते ही वो घुलने लग जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो लैंडफॉर्म बना है कोई 1 साल 10 साल या 15 साल का नहीं है। इन लैंडफॉर्म को बनने में कई हजारों सालों का समय लगता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे करके रिसता है और धीरे धीरे करके ये जो चूना पत्थर होता है वो मेल्ट होना शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो पूरी जो लैंडफॉर्म ये जो बनी है ये रिसते हुए पानी के कारण जो चूना पत्थर है वो धीरे धीरे करके मेल्ट हुआ होगा और उसके मेल्ट हो जाने के कारण इस तरह की इमेज यहाँ पर बनी होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भूमिगत जल का अपर्दन कार्य। मैंने यहाँ पर आपको अपर्दन का बस थोड़ा सा ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो वाटर है वो चूना पत्थर के साथ घुल करके एक अलग तरह का एक लैंडफॉर्म बनाता है। हम इसको यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स वाइज हम इसको यहाँ पर समझते हैं। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन का मतलब होता है एक बड़ी सी चट्टान को छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों में तोड़ना।
ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल की गति काफी मंद होती है जिसके कारण अपरदन ना के बराबर होता है। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें पानी की स्पीड इतनी नहीं होती कि वो चट्टानों का क्या कर सके, अपरदन कर सके। ठीक है, अभी अपरदन तो होगा लेकिन दूसरे मेथड से होगा। यहाँ पर अपरदन किससे होगा, ये होगा यहाँ पर रासायनिक अपरदन होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रासायनिक अपरदन कैसे होता है कि किसी जगह, मान के चलिए जो कोई जगह है वो जगह किससे बनी, वो चूने से बनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मान के चलिए ये जगह पूरे चूने से बनी हुई है। ठीक है, अब पानी क्या करेगा, पानी इन दरारों में से होकर के इस वाली जगह के अंदर भर जाएगा, है ना। जैसे जैसे भरना शुरू होगा तो आपको मालूम है कि चूना जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा वो वैसे ही क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें कैसे हो जाएंगी, वो पिघलने लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे नई स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर से अपरदन कैसे होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए जो ग्राउंड वाटर से जो अपरदन होता है, जो ग्राउंड वाटर से जो इरोजन देखने को मिलता है, उस इरोजन की वजह से हमें काफ़ी सारे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लैंडफॉर्म हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। हमें काफ़ी सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, और वो लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि हमें लैपिस देखने को मिलते हैं, सिंक होल्स देखने को मिलते हैं, स्वैलो होल्स देखने को मिलते हैं, डोलाइन है और युवाल है, पोनोर है, केव्स है और नेचुरल ब्रिजेस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके जो टाइप्स जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हम डोलाइन तक पढ़ेंगे। फिर डोलाइन के बाद फिर हम अपनी एक अलग से जो हमारा जो टॉपिक्स जो इसके बाद आएगा, उसके बाद हम इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए समझते हैं कि लैपिस क्या होता है। देखिए, लैपिस को हम यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं अवकुट। अब आइए चलिए समझते हैं कि ये लैपिस संरचना ये है क्या। जब चूना युक्त चट्टानों की दरारों में कार्बन युक्त भूमि जल प्रवेश करता है तो वह आसपास के चट्टानों को घोल देता है और उन दरारों को चौड़ा कर देता है। इस प्रकार सीधी दीवार वाले चौड़े गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें हम लैपिस कहते हैं। देखिए, लैपिस को एक आप पिक्चर से समझिए। देखिए, आपके सामने एक तरह की पिक्चर है, इस तरह के लैंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लैपिस बोलते हैं। तो देखिए ये बनते कैसे हैं। देखिए, इसको बनने के लिए सबसे पहले इनका किस तरह का होना जरूरी है, ये ऐसी चट्टानें हो जो पानी के साथ, पानी के कांटेक्ट में आते ही घुल जाए। जैसे कि हम इसको लेते हैं चूना पत्थर। ठीक है, तो भाई ये जो जगह है, ये जगह किससे बनी है, ये बनी है चूना पत्थर से। तो देखिए होता क्या है, जब चूने पत्थर की दीवारों के अंदर, आपको पता है कि इनके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, और चूना पत्थर इस तरह से होता है कि ये पानी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर क्षमता होती है। जैसे जैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है, मान के चलिए ये एक तरह की सिंपल सी ज़मीन है, इसके अंदर पानी रिस के अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही पानी चूने पत्थर के कांटेक्ट में आता है तो वैसे वो ना धीरे धीरे करके घुलना शुरू कर देता है। मान के चलिए जहाँ पर पानी आएगा तो वहाँ पर ही चूना पत्थर घुलने लग जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इन चूने पत्थरों के अंदर जो गैप होता है वो काफ़ी बड़ा होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पानी के कांटेक्ट में जैसे ही चूना पत्थर आता है वो घुलने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके उसका गैप बड़ा होने लग जाता है, और इस तरह का लैंडफॉर्म आपको सामने से दिखता है। ठीक है, और इसी तरह के लैंडफॉर्म को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लैपिस बोलते हो। ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लैपिस क्या होते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ
कि लैपिस को बनने के लिए किस तरह की चीज़ें चाहिए। हमें चट्टानें यहाँ पर चाहिए, कैसी, चूना वाली चट्टानें हमें चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चट्टान चाहिए जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाए। जब ये पानी इन क्रैक्स को तोड़ करके, इन क्रैक्स के अंदर घुस करके जब ये जाता है तो इन दीवारों के अंदर ये घुलने लग जाता है, उन छेदों को बड़ा कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे इन दीवारों में चौड़े चौड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैपिस, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर लैपिस आ गया होगा समझ में। फिर आता है हमारा सिंक होल, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं घोल रंध्र। देखिए, जिस तरीके से आपने लैपिस को पढ़ा था वैसे ही आपका सिंक होल भी है। सिंक होल में भी क्या है, देखिए, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूना प्रदेश क्षेत्र में जाने के कारण वहां पर अत्यधिक मात्रा में कई छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिन्हें हम सिंक होल्स बोलते हैं। कभी कभी नदियां इन सिंक होल्स, चलिए पहले हम इसी को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, यहाँ पर भी एक ज़मीन है, ठीक है, ये मान लो ये ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन किसकी बनी होनी चाहिए, तो देखो ये ज़मीन होनी चाहिए चूने से बनी हुई ज़मीन होनी चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो पानी के कांटेक्ट में आते ही घुल जाए। मैं यहाँ पर चूना पत्थर इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप सभी लोग चूने से ज़्यादा, आप सभी लोग चूने से समझते होंगे, आपने चूना देखा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इन ज़मीन के अंदर क्या होती है, दरार होती है, यानी कि क्रैक्स होते हैं इनके अंदर। इन क्रैक्स के जरिए ही पानी यहाँ पर जमा होने लग जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर पानी जमा होने लग जाएगा तो इसके अंदर जो चूना पत्थर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, घुलना शुरू हो जाएगा। और फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे इस तरह के यहाँ पे छेद बन जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे जो छेद है ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कितने बड़े हो जाते हैं, आप एक इमेज से समझिए। देखिए, यहाँ पर आपको ये जो छेद, ये जो आपको दिख रहा है, ये भी एक सिंक होल है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े छेद बन हो जाते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो छोटे छेद से ही होती है, ठीक है। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंक होल, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी नदियाँ इन सिंक होल्स में प्रवेश करती है और धरातल के नीचे बहना आरंभ कर देती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर छोटे छोटे, ये आपको यहाँ पर सिंक होल्स देख रहे हो, आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। ये आपके सामने एक डायग्राम है। आपको मालूम है कि सिंक होल यहाँ पर बने कैसे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर जो चूना पत्थर है, जब पानी चूने पत्थर के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर चूना घुल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। अब देखिए, ये जो गड्ढा जब ये बन गया तो होता क्या कि जब नदी जारी होती है तो नदी के बीच में ये जो सिंक होल्स पड़ते हैं तो नदी इन सिंक होल्स के अंदर ही घुस जाती है, ठीक है। जब नदी इन सिंक होल्स के अंदर घुस जाएगी तो फिर नदी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाने के कारण जहाँ से नदी जो निकली है वो क्या हो जाएगी, वो सूख जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार नदी की मूल घाटी में पानी बहना बंद हो जाएगा और घाटी सूख जाती है। और इसी घाटी को हम क्या बोलते हैं, अंधी घाटी, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड वैली बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो यहाँ पर आपको सीखने को मिले, एक आपको मिला सिंक होल्स और दूसरा आपको सीखने को मिला ब्लाइंड वैली। इसको हम जल्दी से हम यहाँ पर इसको रैप अप करते हैं। तो सिंक होल्स क्या होते हैं, ये आपके सामने एक डायग्राम है। ये सिंक होल्स बने कैसे, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर ये जगह किससे बनी होगी, चूना पत्थर से बनी होगी, है ना, तो फिर पानी इसके अंदर जाएगा और क्रैक्स, ज़मीन के अंदर क्रैक्स होते हैं, इन क्रैक्स के अंदर घुस करके पानी जब इसके अंदर पहुंचेगा तो फिर चूना पत्थर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब चूना पत्थर अंदर से मेल्ट हो जाएगा तो इस तरीके के क्या बनते हैं, सिंक होल्स बनते हैं। इस तरह के छेदों का निर्माण होता है। जब नदी के सामने, नदी के रास्ते में जब इस तरह के सिंक होल्स पड़ते हैं तब नदी का पानी इन सिंक होल्स के अंदर से प्रवाहित होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसका जो मूल स्रोत था, ठीक है, वहाँ से
पानी बहना बंद हो जाता है, वहाँ की घाटी सूख जाती है, जिसकी वजह से इन घाटे को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड वैली बोलते हैं हम इनको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्वैलो होल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलय रंध्र बोलते हैं। ये भी देखिए, ये सिंक होल से अलग नहीं है, बल्कि बस इसका जो शेप है, शेप में ही आपको थोड़े बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंक होल बोलते हैं हम, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम इसको क्या बोलते हैं, सिंक होल बोलते हैं। जब नदी इन सिंक होल के अंदर घुसती है तब इसका अंदर से और भी ज़्यादा पदार्थों को क्या होता है, अपर्दन होता है। क्या होता है जी, अपर्दन होता है। तो ज़्यादा अपर्दन हो जाने के कारण ये जो नीचे से जो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल कैसे बन जाती है, एकदम गोल शेप बन जाती है। जैसे एक पाइप होता है ना, एक पाइप की तरह यहाँ पर ये शेप बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह के शेप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वैलो होल्स, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर समझिए, पहला होता है सिंक होल, जो कि एक छेद के, एक होल के बनने की एक प्रक्रिया होती है। फिर जब नदी इसके अंदर से बहती है और नदी के बहने के कारण इसका अपर्दन और भी ज़्यादा होता है, इरोजन और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसे बन जाती है, एक पाइप की तरह बन जाती है, बड़ा छेद हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्वैलो होल्स, इसको हम बोलते हैं। फिर स्वैलो होल्स के बाद आता है फिर हमारा डोलाइन आता है। ठीक है, अब ये डोलाइन क्या है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ तो आपको समझ में आ गई। एक होता है सिंक होल, ठीक है, फिर इसके बाद फिर ज़्यादा अपर्दन होता है, ज़्यादा इरोजन होता है, फिर हमारा क्या बनता है, हमारा स्वैलो होल बनता है। लेकिन जब स्वैलो होल के बनने के बाद नदी और भी ज़्यादा अपर्दन करती है और ये सिंक होल और भी ज़्यादा गहरे बन जाते हैं, तब इस आकृति को, इस लैंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डोलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंक होल हो गया और हमारा स्वैलो होल्स हो गया और ये डोलाइन हो गया। ठीक है, ये एक एक चीज़ के क्या है, विकसित रूप हैं। जैसे कि पहले हमारा बनता है सिंक होल, ठीक है, पहले हमारा बनता है सिंक होल, फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, फिर हमारा क्या बनता है, फिर हमारा बनता है स्वैलो होल। फिर स्वैलो होल के बनने के बाद फिर इसका और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद बनता है हमारा डोलाइन। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम कल टॉपिक पढ़ेंगे युवाल से, हम पढ़ेंगे, फिर पोनोर पढ़ेंगे, केव्स पढ़ेंगे, नेचुरल ब्रिजेस पढ़ेंगे, और अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम ग्लेशियल प्रोसेस भी हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो सारी की सारी वीडियो आप टाइम पर देख सके उसके लिए करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।